गुड मॉर्निंग। होप यू आर वेल एंड गुड। आज हम प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत इस वीडियो में मैं आज आपको प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन, कितने टाइप के होते हैं, उसका रेनफॉल का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग गेज, नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस क्या होते हैं, रेन गेज का नेटवर्क कैसे बनता है और हमारी रेन गेज को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या हम मेथड्स अप्लाई करते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो ऑल द फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीचेज द अर्थ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो भी वाटर होता है और हमारे अर्थ में जिस भी फॉर्म में मिलता है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। या तो वो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, हेल, फ्रॉस्ट, ड्यू, ये किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये हाइड्रोलॉजी जो है हमारी प्रेसिपिटेशन के और पानी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी स्टडी करनी होती है हाइड्रोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब अलग अलग फॉर्म के प्रेसिपिटेशन होते हैं जिसमें फर्स्ट होता है रेन। ठीक है, तो रेन क्या होता है कि इसका वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज होता है वो लार्जर देन 0.5 mm होता है। ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेन ड्रॉप इज अबाउट 6 mm। एनी ड्रॉप लार्जर देन इन साइज दैट टेंड टू break up into drops of a smaller size during its fall from clouds। ठीक है, अब क्या करा है कि इसके हिसाब से, इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से रेनफॉल को किससे नापेंगे हम, इंटेंसिटी के हिसाब से कितने टाइम में कितनी mm की बारिश हुई। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारी इंटेंसिटी के हिसाब से जो है वो लाइट रेन, मॉडरेट रेन और हैवी रेन होती है। तो जो लाइट रेन होती है वो क्या होती है कि 0 से 2.5 mm पर आवर्स तक, मॉडरेट जो होती है वो 2.5 से 7.5 mm पर आवर्स तक, और हैवी रेन जो होती है वो क्या होती है कि ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर्स होगी। अगर जैसे कि 7.5 mm पर आवर्स से ज़्यादा हमारी बारिश हुई तो हम ये बोलते हैं कि आज हैवी रेनफॉल हुआ। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्नो। अब स्नो क्या होता है कि स्नो में क्या होता है कि व्हेन फ्रेश स्नो हैज़ इनिशियल डेंसिटी वेरिंग फ्रॉम 0.06 to 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and it is usually to assume an average density of 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो है हम डेंसिटी के हिसाब से इसका नापते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए एज अ वॉल्यूम हम इसे नापते हैं। तो 0.06 से 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम इसे मेजर करते हैं। ड्रिजल, ड्रिजल क्या होता है, अ फाइन इन स्प्रिंकल ऑफ न्यूमरस वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, कभी कभी हल्की हल्की स्प्रिंकलिंग बारिश होती है तो उसका साइज क्या होता है, उन ड्रॉपलेट्स का साइज होता है हमारा लेस देन 0.5 mm और लेस देन 1 mm पर आवर की उसकी इंटेंसिटी होती है, उसे हम ड्रिजल कहते हैं। ग्लेस क्या होता है, when a rain or drizzle come in contact with cold ground at around 0.5 degrees Celsius, then a water droplet freeze to form an ice coating is called graze or freezing rain। ठीक है, तो ग्रेज और फ्रीजिंग रेन का हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ओस की बूंदों का नाम दे दें इसे, क्योंकि ओस की बूंदें क्या होती है, किसी भी चीज़ पे पड़ती है और वो अगर ठंडी चीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उसके में आइस की कोटिंग हो जाती है। स्लिट क्या होता है, इट इज़ अ फ्रोजन रेन ड्रॉप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेन विच फॉर्म द रेन फॉल्स थ्रू एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट है मेरा हेल। It is showery precipitation in the form of irregular platelets or lumps of ice and size more than 8 mm। इसका साइज क्या होता है, 8 mm का साइज होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है मेरा एनुअल रेनफॉल। अब इंडिया में एनुअल रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, द एनुअल रेनफॉल ओवर द कंट्री शोन इन फिगर 2.4। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन को हम नापते किस तरीके से, हमें पता होना चाहिए कि आज कितने अमाउंट में हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ है
रेनफॉल कितनी हुई है। तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई करते हैं वो हम आगे समझते हैं। फर्स्ट है रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेप्थ ऑफ विच रेनफॉल वाटर वुड स्टैंड ऑन एन एरिया इफ ऑल द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन इट। ठीक है, अगर हम कलेक्शन करने स्टार्ट करें रेनफॉल का तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी डेप्थ देखनी पड़ेगी कि कितने डेप्थ तक या कितने या कितने मीटर इसमें क्या हुआ है कि इतनी बारिश हुई है। ठीक है, थर्स 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1 किलोमीटर पर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 10⁴ मीटर क्यूब। In case of snowfall, a equivalent depth of water is used as a depth of precipitation. The precipitation collected and measured in a rain gauge. ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं कि कलेक्शन करते हैं और मेजर करते हैं रेन गेज से। ठीक है, The terms used as pluviometer, ombrometer, heatometer is also sometimes used to designate a rain gauge. ठीक है, तो ये भी अलग अलग टाइप है रेन गेज के। अब रेन गेज क्या करना पड़ता है, हमें एक रेन गेज नेटवर्क बनाना पड़ता है। रेन गेज नेटवर्क से मैं आपको बताती हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो कि मैं आपको पर्टिकुलर एरिया बता रही हूँ, जैसे हमारा जैसे हम किसी शहर की बात कर रहे हैं, तो उस शहर में क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग स्पॉट में एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, अलग अलग जगह में कितनी क्या बारिश हो रही है वो हम एक साथ मेजर कर सकें। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग रेन गेज नेटवर्क बनाने पड़ते हैं, उसके लिए अलग अलग रेन गेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो हम रेन गेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए फॉलो कंसिडरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है जो कि इस तरीके की हैं। तो द ग्राउंड मस्ट बी लेवल इन द ओपन एंड द इंस्ट्रूमेंट मस्ट प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल कैचमेंट एरिया। तो जो ग्राउंड है वो लेवल में होना चाहिए और जो क्या बोलते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं हम, वो हॉरिजॉन्टल के अर्थ सरफेस पे होना चाहिए। The gauge must be set as near the ground as possible to reduce wind effect, but it must be sufficiently high to prevent splashing, flooding, etc. ठीक है, तो जो गेज होगा वो क्या होना चाहिए कि विंड इफेक्ट के असर में नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हवा तेज हो रही हो तो हमारा जो रेन गेज नेटवर्क लगा है वो गिर जाए। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सराउंडेड बाय एन ओपन फेस्ड एरिया एटलीस्ट 5.5 मीटर टू 5.5 मीटर। नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियरर टू द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर और ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर ऑब्स्ट्रक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब रेन गेज क्या है कि दो टाइप से हम डिवाइड करेंगे इसको, पहला होगा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और दूसरा होगा रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को हम क्या बोलते हैं, द नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज होता है, इसे हम साइमन रेन गेज भी कहते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के लिए कंक्रीट का ब्लॉक होता है 600 क्रॉस 600 क्रॉस 600 का। अब इसमें क्या होता है कि हमने इसको अटैच करके रखा होता है हमारे रेन गेज को, ताकि ये क्या हो जाए कि विंड का इफेक्ट और ये सब ना पड़े। इसमें फनल आप देख रहे हैं, इसकी जो हाइट होती है वो 30.5 सेंटीमीटर की होती है और अंदर का जो फनल होता है वो होता है 20.3 सेंटीमीटर का। अब इसमें जब भी वाटर जाता है तो ये क्या होता है, फलन के थ्रू पास होके कलेक्टिंग बॉटल में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको मेजर कर लेते हैं। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि हमें जब भी रेनफॉल को मेजर करना है तो वो हम 8:30 AM को मेजर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होता है टिपिंग बकेट टाइप का, सेकेंड टाइप होता है साइमन टाइप रेन गेज का, और थर्ड टाइप होता है वेइंग बकेट टाइप का। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, तो रिकॉर्डिंग में नाम से ही समझ में आ रहा है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में क्या होता था कि हमें उसको जाके अलग से मेजरमेंट करना पड़ता था कि कितनी रेनफॉल हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग रेन गेज में ये कंटिन्यूअस प्लॉट करके आपको एक ग्राफ दे देता है, जो कि जितनी भी रेनफॉल हो रही है वो कितने टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग होता है। टिपिंग बकेट टाइप में आपको इमेज से समझाती हूँ।
ये देखिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है वो तीनों के लिए बनेगा, जिसमें कि आपको एक साइड दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेनफॉल कितनी हो रही है और आवर्स, ठीक है। तो ये आवर्स के रिस्पेक्ट में जितनी भी रेनफॉल आपकी हो रही होगी तो वो ग्राफ के थ्रू बताएगा कि कितनी कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है, किस समय पे कम हुई है, किस समय पे ज़्यादा हुई है, कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, ये सब इसमें मेजरमेंट में दिखाएगा तीनों में, टिपिंग बकेट टाइप में, वेइंग बकेट टाइप में और एक नेचुरल साइमन टाइप में। टिपिंग बकेट टाइप में क्या होता है कि टिपिंग बकेट टाइप में एक रेन गेज होता है 30.5 सेंटीमीटर साइज का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक बकेट होता है और दूसरा की एक टिप होती है, जिसमें कि क्या होता है कि टिप के थ्रू हमारा पानी जाता है, टिप्स और ब्रिंग के थ्रू, और द वाटर फ्रॉम द टिप्ड बकेट इज कलेक्टेड एंड इन ए स्टोरेज कैन, और वो स्टोरेज कैन में स्टोर होता है। द टिपिंग एक्यूरेट एन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन पेन टू ट्रेस अ रिकॉर्ड ऑन अ क्लॉकवाइज ड्रिवन चार्ट, और वहीं पे क्या होती है कि एक हमारा इलेक्ट्रिकली ड्राइवन पेन होता है, जिससे कि वो क्या करता है कि रिकॉर्ड को ट्रेस करता है और हमें ग्राफ प्लॉट करके देता है। द वाटर कलेक्टेड इन स्टोरेज कैन इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल टू प्रोवाइड द टोटल रेनफॉल एंड ऑल्सो सर्व एज चेक। सेकेंड है मेरा वेइंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप में क्या होता है, इन दिस रेन गेज द कैच फ्रॉम अ फनल इम्पेटाइज इनटू अ बकेट माउंटेड ऑन अ वेइंग स्केल, द वेट ऑफ द बकेट एंड इट्स कंटेंट्स are recorded on a clockwork driven chart. The clockwork mechanism has capacity to run for as long as 1 week. The instrument give a plot to accumulated rainfall against the elapsed time. द मास कर्व ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक मास कर्व देता है, जिसमें कि क्या होता है, किसके किसके रिस्पेक्ट में बनता है, रेनफॉल का टाइम के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ मिलता है, जिसे हम मास कर्व बोलते हैं। नेचुरल साइमन टाइप में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज फ्लो, सबसे पहले तो इसे फ्लोट टाइप रेन गेज बोलते हैं। हेयर द रेनफॉल इज कलेक्टेड बाय फलन शेप्ड कलेक्टर इज लेड इनटू अ फ्लोट चैम्बर कॉसिंग अ फ्लोट टू राइज, ठीक है। तो ये किस में होता है, फ्लोट, एक फ्लोट चैम्बर होता है जिसमें कि फ्लोट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ऊंचा होता है। एज अ फ्लोट राइजेस अ पेन अटैच्ड टू द फ्लोट थ्रू अ लीवर सिस्टम रिकॉर्ड्स द एलिवेशन ऑफ द फ्लोट ऑन अ राउटिंग ड्रम driven by a clockwork mechanism. The Simon arrangement implies a float chamber when a float has reached a preset maximum level. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जितना जितना पानी आ रहा है और फ्लोट के पास पेन अटैच्ड होता है, उसके थ्रू ये क्या करता है, एक ग्राफ प्लॉट करके देता है हमें। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशंस। मैंने आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया, इस पे आपको रेन गेज लगाने हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि उस एरिया के हिसाब से आपको कितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग मैनुअली इसे मेज़र करते हैं वो होता है मेरा एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशन से, ठीक है। तो जो परसेंटेज निकालते हैं वो हम निकालते हैं एक स्टैटिकल एनालिसिस से, जो कि होता है n इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे n होता है मेरा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, एप्सिलॉन होता है अलाउएबल डिग्री ऑफ एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द मीन रेनफॉल, ठीक है। मीन रेनफॉल निकालने में जितना भी एरर आ रहा है, और CV जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपका कोई एरिया है जहाँ पे आपको रेनफॉल की मेजरमेंट मिल रही है P1 P2 P3 P4 डैश PM विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। P1 वन टाइम पे प्रेसिपिटेशन, P2 सेकेंड टाइम पे प्रेसिपिटेशन, ऐसे आपको m नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन मिल रहे हैं। तो जो CV निकालोगे आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 इंटू सिग्मा m-1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन का एवरेज। तो जो सिग्मा m-1 इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ 1 से m तक P1 माइनस P मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m-1। यहाँ पे m जो है वो मेरे नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है, उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी। P1 क्या है मेरा फर्स्ट रेनफॉल, उसमें मैं एवरेज रेनफॉल को माइनस करूंगी, स्क्वायर करूंगी, प्लस सेकेंड, ऐसे डैश जितने नंबर ऑफ रेनफॉल्स हैं मेरे पास वो करूंगी मैं।
इससे मेरे को सिग्मा m-1 मिलेगा। ये सिग्मा m-n मैं CV के फॉर्मूले में रखूंगी। CV के फॉर्मूले में रखने के बाद नेक्स्ट मैं इस फॉर्मूले में जैसे ही मैं नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस में रख दूंगी तो मेरे क्या हो जाएंगे, ये जो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितना होगा वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन अपन इसमें लगा देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। अ कैचमेंट है 6 रेन गेज स्टेशंस। ठीक है, तो उसने बताया हुआ है कि वहाँ पे 6 रेन गेज स्टेशन है। इन अ ईयर द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय अ गेज एज फॉलो। For 10% error in the estimation of the mean rainfall, calculate the optimum number of station in the catchment। ठीक है, मीन रेनफॉल का मतलब ये होता है कि ये जो भी 6 रेन गेज स्टेशन दिया उसको मैंने लिया डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन से वो किया। तो ये जो मीन रेनफॉल है इनके मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल के बराबर आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि 10% एरर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, इसका मतलब मैंने एक आध रेन गेज स्टेशन कम लगाया होगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट करने के लिए आगे आप देखिए, m की वैल्यू मुझे 6 दी हुई है, p मॉड मैंने 118.6 निकाल लिया। कैसे किया, जितने भी नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन दिए थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा m-1 निकाला जब मैंने ये फॉर्मूले में रखे तो मुझे 35.04 मिला। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है। ठीक है, तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV 29.54 आ जाएगा। और n जब मैं इसमें निकालूंगी तो n ये जो नीचे जो एप्सिलॉन था उसमें 10% एरर दिया हुआ है, तो 8.7 इज इक्वल टू 9 स्टेशंस। इसका मतलब है कि तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर अ कैचमेंट इज 9। ठीक है, तो जो जितने भी अभी इन्हें क्या बोला कि 6 रेन गेज स्टेशन लगे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे 3 और स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, तब मेरी वैल्यू जो आएगी वो सही आएगी और एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको इस तरीके से निकालना है। टेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा निकालना है। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपके 10 रेन गेज स्टेशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगे हुए हैं और मान लो कि आपका एक रेन गेज स्टेशन खराब हो गया है जहाँ पे आप डेटा नहीं निकाल पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि मिसिंग रेनफॉल डेटा को निकालना पड़ेगा बाकी रेन गेज स्टेशन के रिस्पेक्ट से। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप, तो इसको हम आगे देखते हैं। गिवन द एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यू P1, P2, P3, P4 डैश PM एट नेबरिंग M स्टेशन 1, 2, 3 M रिस्पेक्टिवली। आसपास के नेबरिंग स्टेशन है जिसकी हमको वैल्यू पता चल जाएगी प्रेसिपिटेशन की, जो कि P1, P2, P3 होगी। ठीक है, इट इज required to find the missing annual rainfall PX at a station X not included in the above M station. Further, the normal annual precipitation N1, N2, N3 at each above M+1 station including X are known. ठीक है, तो x के अलावा मेरे पास सारे रेन के स्टेशन और सारे रेन के स्टेशन की वैल्यू मुझे पता होगी और सारी की एनुअल प्रेसिपिटेशन भी पता होगी। If normal annual precipitation at various stations are within above 10% of the normal annual precipitation at station X, then simple arithmetic average procedure is followed to estimate PS। अब सिंपल अर्थमेटिक मेथड में क्या होंगे, 1 डिवाइडेड बाय m, जितने भी नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस हैं डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस हैं वो हम करेंगे। तो हमें उस एरिया की हमें रेन गेज स्टेशन की वैल्यू नहीं पता है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि इफ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वेरी कंसिडरेबली देन PX इज एस्टिमेटेड बाय वेटिंग the precipitation at various stations by the ratio of normal annual precipitation. This method is also known as normal ratio method। तो PX निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PM डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल N1, P2 डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। तो PX निकालने के लिए NX डिवाइडेड बाय M, P1 बाय N1 प्लस P2 बाय N2 प्लस डैश जितना PN अपॉन NN तक है। ठीक है, ये करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट जो मेथड होता है आइडेंटिफाई करने का रेनफॉल वो होता है थिसन मीन मेथड। In this method, the rainfall recorded at each station is given a weightage on the basis of an area closest to the station. The procedure of determining the weighting area is as follow. Consider a catchment area is figure 2.3. मैं आपको अभी दिखाऊंगी containing 3 rain gauge stations. These are the 3 stations outside the catchment
but in its neighborhood. The catchment are drawn to scale and the position of the six stations marked on it. Station 1 to 6 are joined in the form a network of triangles. Perpendicular bisector of each of the side of the triangle are drawn. These bisector form a polygon around each station. The boundary is catchment. If its cut, the bisector is taken as the outer limit of the polygon. Thus station 1, the boundary polygon is ABCD. For the station 2, KADE is taken. आइए हम नीचे डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहले मेरे पास 3 रेन गेज स्टेशन थे. ये जो स्टेशन है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 रेन गेज स्टेशन है. अब इस पे आप ध्यान दीजिए कि स्टेशन 1 को आप ध्यान से देखिए. ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा है कि ABCD जो है वो मेरा इसका पॉलीगन है. ABC और D ये मैंने इस स्टेशन A के लिए पॉलीगन बना ली. मतलब कि इतने ये जो रेन गेज स्टेशन है ये इतने एरिया में इसका इफेक्ट पड़ता है ना. वैसे ही स्टेशन 2 के लिए जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है KADE. मतलब KAD और E ये एरिया जो है वो मेरे स्टेशन 2 के लिए है. ठीक है, वो सारे एरिया मैंने बना लिए. उसको मैंने अलग अलग नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6. ठीक है. अब जब मुझे थीसन पॉलीगन निकालना होगा तो थीसन पॉलीगन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है मेरा P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 इस डैश डैश जितने भी मेरे स्टेशन होंगे डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3. उसका एरिया जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, वो करना है मुझे. तो जो P एवरेज है वो होगा समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से M तक डिवाइडेड बाय PI और AI डिवाइडेड बाय A. तो जो AI डिवाइडेड बाय A है वो क्या है, मेरा वेटेज फैक्टर है. तो थीसन पॉलीगन आइडेंटिफाई करने के लिए वेटेज फैक्टर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट होता है मेरा आइसोहीट मेथड. आइसोहीट क्या होती है कि आइसोहीट होती है जो लाइन होती है वो इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड को ज्वाइन करती है. ठीक है, उसे हम आइसोहीट कहते हैं. अब आइसोहीट मेथड में अब आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है. जैसे कि आप यही कैचमेंट एरिया को ध्यान से देखिए. इस कैचमेंट एरिया पे 3 लाइन बनाई हुई है इन्होंने. ठीक है, वैसे 4 लाइन बनाई हुई है कैचमेंट एरिया के बाहर. तो ये जो 4 लाइन इन्होंने ज्वाइन की हुई है, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसमें जितने भी स्टेशंस इनके पड़ रहे हैं वहाँ पे जो क्या हो रहा है, इनका रेनफॉल एरिया, जो रेनफॉल का मैग्नीट्यूड है वो सेम हो रहा है. In isoheat method, the catchment area is drawn to scale and the rain gauge station are marked. The recorded values for which aerial average P bar is to be determined are then marked on a plot at appropriate station. Neighboring station outside the catchment are also considered. The isoheat of various values are then drawn by considering point rainfalls as guides and interpolation between them by the ice. ठीक है, उसके बाद हमें उसको क्या करना पड़ता है, इंटरपोलेट करना पड़ता है. द प्रोसीजर इज सिमिलर टू द ड्राइंग ऑफ द एलिवेशन कंटूर्स बेस्ड ऑन स्पॉट लेवल. ठीक है, आइसोहीट मेथड निकालने के लिए है P1, इसमें A1 क्या है, A1 A2 क्या है, मेरा जो आइसोहीट्स मैंने बनाई हुई है A1 A2 A3 ये है. ठीक है, और P1 P2 मेरे रेनफॉल है. तो P1 P2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू A1, जो पहला आइसोहीट मैंने लाइन बनाई हुई थी. सेकंड आइसोहीट लाइन A2 होगी, वो P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय 2 होगी. ऐसे डैश डैश करना है, डिवाइडेड बाय मुझे टोटल एरिया को उससे डिवाइड कर देना. द आइसोहीट मेथड इज सुपीरियर टू द अदर 2 methods, especially when the stations are large in number. बहुत सारे स्टेशंस होंगे हमारे और बहुत सुपीरियर मेथड है ये आइसोहीट मेथड.